हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कुहू इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है बच्चों। कुछ बच्चे हैं जिनके पुराने डाउट्स हैं। डाउट मतलब नई चीज़ें हैं, सब मुझे पता है आप लोगों के लिए नई चीज़ें। 9th-10th में 10th क्लास में चैप्टर हटा दिया गया था, है ना, पीरियोडिक टेबल का। बहुत सारी चीज़ें हटा दी गई थी, तो बिल्कुल नई चीज़ें हैं, ये मुझे पता है। घबराने की जरूरत नहीं है, उसके लिए मैं हूँ आपके पास। तो जैसे हम लोगों ने जो गुणधर्म हम लोग पढ़ रहे हैं, जो प्रॉपर्टीज देख रहे हैं हम लोग, जितने भी गुणधर्म हम लोग यहां पे देखेंगे वो सब दो बेसिक चीजों पे डिपेंडेंट है। एक तो जेड अफेक्टिव, प्रभावी नाभिकीय आवेश, और दूसरा स्क्रीनिंग इफेक्ट, परिरक्षण प्रभाव। ये दो चीजें ऐसी हैं जो अगर आपको समझ में आ गई तो बाकी सारी प्रॉपर्टी समझ में आ जाएगी, है ना। मैं फिर से आज समझाने की कोशिश करता हूं आप लोगों को, सिंपल सी लैंग्वेज में यहां पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो ध्यान से, आपके पास में कोई भी ऐसे न्यूक्लियस है भाई, ये कोई न्यूक्लियस नाभिक है ना। नाभिक हमेशा धनावेशित होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसके चारों तरफ जो है इस तरीके से शेल होती है। ये प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। एक केस तो ये है इलेक्ट्रॉन का। एक और केस मैंने उस दिन भी समझाया था, मैं फिर से बता रहा हूं आपको। मान लीजिए आपके पास में सिर्फ एक ही शेल है और वहां पे एक ही इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है इस तरीके से, और ये नाभिक है आपके पास में, जहां पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। अब देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि बताओ कि नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या हो रहा होगा यहां पे, तो आप सीधे से बोलोगे सर नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स वर्क कर रहा होगा, एक आकर्षण बल काम कर रहा होगा। इस इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के बीच में मान लीजिए यहां पर अट्रैक्शन फोर्स है और मैं इसकी वैल्यू डाल रहा हूं 50, ऐसे कोई हाइपोथेटिकल वैल्यू डाल रहा हूं। क्लियर? अब मैं आपसे बोलूं कि बताओ इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में मुझे बताना है कि अट्रैक्शन फोर्स कितना होगा इस इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच में, सॉरी, है ना, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बीच में। वहां पर तो मैंने 50 का एक पैरामीटर डाल दिया कि 50 वैल्यू आ रही है वहां पे, जो अट्रैक्शन फोर्स है ना, आकर्षण बल वहां पे कितना आ रहा है, 50 आ रहा है। यहां पे कितना आ रहा होगा ये मुझे चेक करना है। वहां पर इसलिए हम लोगों ने डायरेक्ट बोल दिया क्योंकि कुछ और है ही नहीं, एक नाभिक है और एक इलेक्ट्रॉन है, और वहां पे कुछ है ही नहीं इनके बीच में, और कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है वहां पे। सीधा सीधा इन दोनों के बीच में प्यार मोहब्बत का काम हो रहा होगा, यहां पर सीधा सीधा आकर्षण लगा रहे होंगे एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। तो 50 की मैंने यहां पे वैल्यू डाल दी। अब अगर आप बोलो कि सर यहां पर भी 50 होगा, तो ये गलत है, ये यहां पर गलत है कि यहां पर इतना आकर्षण नहीं होगा। इसके पीछे कारण क्या है कि यहां पर आकर्षण हो सकता था इतना ही, लेकिन जो ये अंदर के इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, यहां पर इस इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षण करने का काम कर रहे हैं। इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षण। ये कह रहा है इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास आना चाह रहा है, नाभिक भी इलेक्ट्रॉन को लेना चाह रहा है, क्योंकि नाभिक सबसे ज्यादा आकर्षण किस तरह लगाना चाहता है, सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के पास में, है ना। तो ये नाभिक, ये जो न्यूक्लियस है, ये इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना चाह रहा है, इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस की तरफ आना चाह रहा है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है ये झुंझुनाने में जाएंगे यहां पे, ये क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को रिपल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक है। तो जो वैल्यू यहां पर 50 की आनी चाहिए थी आकर्षण बल की, अट्रैक्शन फोर्स की, वो अब नहीं आ रही। मान लीजिए यहां पर जो प्रतिकर्षण लग रहा है वो कोई 20 अमाउंट का लग रहा है, दोनों का कुल मिलाकर 20 अमाउंट का लग रहा है। तो ये बताइए कि टोटल जो अट्रैक्शन होगा वो कितना हो जाएगा आपके पास में, कुल मिलाकर 30 का, ठीक है। तो यहां पर हम लोग सीधा बोल सकते हैं कि यहां पर इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियर चार्ज। क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियर चार्ज। इस अट्रैक्शन फोर्स को यहां पे क्या बोल सकते हैं हम लोग, न्यूक्लियर चार्ज। भाई न्यूक्लियर चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है।
तो न्यूक्लियर चार्ज इस जगह पे मैं बोल सकता हूं, इस जगह पर मैं क्या न्यूक्लियर चार्ज बोलूंगा क्या? नहीं, मैं इस जगह पे न्यूक्लियर चार्ज नहीं बोलूंगा, इस जगह पे क्या बोलूंगा? इसको अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जो कैसे निकाला जाएगा? टोटल न्यूक्लियर चार्ज में से क्या माइनस किया जाएगा? रिपल्शन फोर्स माइनस किया जाएगा। ठीक है, टोटल न्यूक्लियर चार्ज, टोटल नाभिकीय आवेश में से क्या माइनस किया जाएगा? यहां पर प्रतिकर्षण इलेक्ट्रॉनों का, और आपके पास में क्या आ जाएगा? अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो दोनों में मतलब आप समझ गए होंगे। यहां पर कोई प्रतिकर्षण नहीं है इलेक्ट्रॉनों का इलेक्ट्रॉनों के साथ में, इसलिए यहां पर जितना भी चार्ज लग रहा था, जितना भी आवेश लग रहा था नाभिक का, वो पूरा इलेक्ट्रॉन के पास लग रहा है, जितना भी आकर्षण लग रहा है। ठीक है, उन दोनों के अलावा वहां पे कोई है ही नहीं, मतलब एक इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। कहने का मतलब यह है एक इलेक्ट्रॉन वाला परमाणु है कोई, और यहां पर बहु इलेक्ट्रॉन परमाणु है। जो यहां पर परमाणु दिया हुआ है बहु इलेक्ट्रॉन है, मतलब पॉली इलेक्ट्रॉन एटम है। ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, मोर देन वन इलेक्ट्रॉन। तो इस इलेक्ट्रॉन पर, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन पर, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर मुझे देखना है न्यूक्लियस का कितना अट्रैक्शन लग रहा है। तो पहले मुझे देखना पड़ेगा कितना प्रतिकर्षण अंदर से वो महसूस कर रहा है इलेक्ट्रॉन। जितना प्रतिकर्षण महसूस करेगा उसको हमें टोटल न्यूक्लियर चार्ज में से माइनस करना पड़ेगा। तो आपके पास में क्या आएगा? इस 30 जो यहां पे आ रहा है, ये अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। नोट करने की जरूरत नहीं है, पहले करा चुका हूं, मैं तो समझा रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, तो न्यूक्लियर चार्ज और अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में ये डिफरेंस है। क्लियर? अब दूसरी बात है कि परिरक्षण प्रभाव क्या होता है। सोच के देखो, ये इलेक्ट्रॉन और ये न्यूक्लियस अभी यहां पर आराम से रह रहे थे कि नहीं? ये इलेक्ट्रॉन और ये न्यूक्लियस यहां पे आराम से रह रहे थे। अब बीच बीच में वहां पे इलेक्ट्रॉन आते गए, और उन्होंने एक पूरी लेयर बना दी इन दोनों के बीच में, है ना? ये न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक पूरी लेयर बन गई इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, तो जो बात ये डायरेक्ट कहना चाह रहा था इसको, वो समझ रहा था कि नहीं? है ना? यहां से सीधा ऐसे हवाई जहाज बना के लव लेटर पास सीधे इसके पास, है ना? तो यहां पर क्या हो रहा था? ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये सीधा इसके पास अपनी कहानी बोल रहा था, ये न्यूक्लियस अपनी कहानी इसको बोल रहा था, लेकिन बीच में एक लेयर आ जाए अगर इलेक्ट्रॉन की, तो क्या अब अपनी बातें आसानी से कह पाएगा कि नहीं? फोन मिलाना पड़ेगा अब तो। पहले तो छत से हाय हेलो बाय बाय हो रहा था यहां पे, है ना? अब मान लीजिए इन दोनों की छत के बीच में पूरी गली खड़ी कर दी और बहुत सारी स्टोर की बिल्डिंग खड़ी कर दी, तो अब क्या करेगा? फोन पे बात करेगा। तो इसको हम लोग कहते हैं परिरक्षण प्रभाव। क्या कि मान लीजिए आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस नाभिक के बीच में इनर इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं, और वो इनर इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को रिपल करे, जिसकी वजह से टोटल अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज हो जाए। इसी को हम लोग बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट, मतलब परिरक्षण प्रभाव। क्या बोलेंगे परिरक्षण प्रभाव? कि ये इलेक्ट्रॉन जो था, इस इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में एक आकर्षण बल काम कर रहा था, जो कि अंदर के कोश में आए हुए इलेक्ट्रॉन की वजह से कम हो गया। ठीक है, तो इन इलेक्ट्रॉनों की वजह से लगने वाले प्रतिकर्षण को ही हम लोग परिरक्षण प्रभाव कहते हैं बच्चों। क्लियर? ये दोनों चीजें समझना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि जो जेड अफेक्टिव है वो प्रोटॉन के बढ़ने से बढ़ता है। जब प्रोटॉन बढ़ेंगे तो जेड अफेक्टिव भी बढ़ेगा। क्लियर सी बात है ना? और दूसरी चीज, जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है, वो बच्चों इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से बढ़ता है। तो किसकी वजह से बढ़ता है? इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से बढ़ता है। अब आप ध्यान से देखो, हम लोगों ने बात करी इन दोनों की, किसमें? एक तो लेफ्ट टू राइट पीरियड, मतलब आवर्त में, और दूसरी हम लोगों ने बात करी टॉप टू बॉटम ग्रुप, मतलब वर्ग में। ये दो ही तरीके से बात करते हैं हम लोग, या तो आवर्त में बात करेंगे या फिर वर्ग में बात करेंगे। तो देखो ध्यान से, अगर आप पीरियड की बात कर रहे हो आवर्त की, तो
जैसे ये है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, इस तरीके से। यहां पर अगर मैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बात करूं, प्रोटॉन कितना हो जाएगा 3, इलेक्ट्रॉन 3, प्रोटॉन 4, इलेक्ट्रॉन 4, प्रोटॉन 5, इलेक्ट्रॉन 5, प्रोटॉन 6, इलेक्ट्रॉन 6, प्रोटॉन 7, इलेक्ट्रॉन 7। ये जितने भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना बच्चों, ये सेम शेल में आ रहे हैं, एक ही कोश में आ रहे हैं, एक ही कोश में आए जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन एक ही कोश में आ रहे हैं, इनर कोश में नहीं आ रहे, जैसे यहां पे आ रहा था ना, जैसे मैंने केस बताया आपको परीक्षण प्रभाव के लिए, अंदर के शेल के इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहां पे जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं द्वितीय पीरियड, मतलब एक ही कोश में इलेक्ट्रॉन, वो इसी में आए जा रहे हैं, इसी में आए, इस इलेक्ट्रॉन के साथ यहीं पर इलेक्ट्रॉन आए जा रहे हैं। अंदर के इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो यहीं के इलेक्ट्रॉन। तो अंदर की तरफ से लगने वाला, अंदर की तरफ से लगने वाला जो प्रतिकर्षण है ये, और यहां पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन है और इसका प्रतिकर्षण है, तो ये कम लगेगा और ये ज्यादा लगेगा। अपने ही कोश में जो अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो अपने ही कोश के इलेक्ट्रॉन पर कम प्रतिकर्षण लगाएगा। ठीक है, सेम शेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो सेम शेल के इलेक्ट्रॉन पर कम रिपल्शन लगाता है कंपेयर टू इनर शेल के इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, अब आगे देखो, इस एक ही पीरियड के अंदर इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते जा रहे हैं और प्रोटॉन भी बढ़ते जा रहे हैं। चूंकि मैं बोल रहा हूं कि यहां पर लेस रिपल्शन एक्सपीरियंस करेगा वो, कम प्रतिकर्षण लगेगा, लेकिन इसके कंपैरिजन में यहां पर प्रोटॉन बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। प्रोटॉन के बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, उस न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ता जा रहा है, और न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ता जा रहा है और ये रिपल्शन कम होता जा रहा है, जो टोटल जेड इफेक्टिव है वो बढ़ता जा रहा है। सुनो वापस से, यहां पे न्यूक्लियर का चार्ज, नाभिक का आवेश बढ़ता जा रहा है क्योंकि प्रोटॉन के नंबर बढ़ते जा रहे हैं, है ना। प्रोटॉन ही डोमिनेट करता है जब एटॉमिक नंबर बढ़ता है। तो यहां पर प्रोटॉन बढ़ते जा रहे हैं, नाभिक का चार्ज, न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ता जा रहा है, मतलब अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है। और दूसरी तरफ हम लोग ये सिद्ध कर चुके हैं कि यहां पे इन इलेक्ट्रॉनों में रिपल्शन लेस है, तो कुल मिलाकर जो जेड इफेक्टिव है वो तो बढ़ गया ना, है ना। तो आप अगर ये सोचते हो कि एक ही पीरियड में इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं, प्रोटॉन भी बढ़ रहे हैं, सर कैसे बोल रहे हैं कि जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, तो उसके पीछे रीजन ये है कि एक ही पीरियड में जेड इफेक्टिव जो है वो डोमिनेट करता है। कौन डोमिनेट करेगा, जेड इफेक्टिव। बढ़ तो परिरक्षण प्रभाव भी रहा है, सिग्मा भी बढ़ रहा है, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, लेकिन डोमिनेट कौन कर रहा है, जेड इफेक्टिव। क्लियर। तो पीरियड के अंदर ये काम होता है। तो पीरियड के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे ना बच्चों, वो जेड इफेक्टिव से देखेंगे। एक पीरियड, एक आवर्त में जितनी भी प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे, किससे देखेंगे, जेड इफेक्टिव से देखेंगे। क्लियर। और दूसरी चीज, अगर हम लोग ग्रुप की बात करें, इन अ ग्रुप, वर्ग में, वर्ग में ध्यान रखना, जैसे ये है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। लिथियम मतलब कि ये न्यूक्लियस और ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर अंदर और 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर, ये आ गया हमारे पास में लिथियम। सोडियम, सॉरी, लिथियम के इलेक्ट्रॉन यहां अंदर ही है ना, तीसरा इलेक्ट्रॉन भी यहां रहेगा, Kl, 1 इलेक्ट्रॉन। और अगर मैं सोडियम की बात करूं तो 8 इलेक्ट्रॉन यहां पे हो जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। अगर मैं पोटेशियम की बात करूं तो ये इस तरीके से 2, 8, 18, यहां पर इलेक्ट्रॉन आएंगे, लेकिन यहां पर लेयर बनी होंगी इस तरीके से, इस तरीके से लेयर बने होंगे यहां पर। शेल के अंदर सब सेल की लेयर, कोश के अंदर उपकोश की लेयर बनी होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे कुछ, 1 इलेक्ट्रॉन इधर अंदर होगा और 1 इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर होगा, इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे जैसे हम लोग नीचे की तरफ जाएंगे तो शेल बढ़ते जाएंगे, कोश बढ़ते जाएंगे, है ना। नीचे जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे शेल और कोश बढ़ते जाएंगे। अब नीचे जाने पर जेड इफेक्टिव भी बढ़ ही रहा है ना, बताओ, और इलेक्ट्रॉन भी बढ़ ही रहे हैं। लेकिन अगर यहां पे आप ध्यान से देखो तो आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन अगर नीचे नीचे जाने पर आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन बाहर जाता जाएगा
और अंदर कितने सारे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, वहां पर अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे जो टोटल अट्रैक्शन फोर्स को क्या कर रहे होंगे, वहां पे बहुत कम कर देंगे। इसका मतलब ऊपर से नीचे जब हम लोग आते हैं ना बच्चों, तब स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग कांस्टेंट सिग्मा, है ना, परिरक्षण प्रभाव, परिरक्षण गुणांक, यह डोमिनेट करता है, यह बढ़ता जाता है। तो जब भी आपको कोई प्रॉपर्टी डिसाइड करनी है, चाहे एटॉमिक रेडियस हो, चाहे आयनाइजेशन एनर्जी हो, वो मेनली फोकस हम लोग किस पे करेंगे, इन दो प्रॉपर्टीज पर। कि पीरियड के अंदर तो हम लोग देखेंगे जेड इफेक्टिव, सारी प्रॉपर्टी पीरियड में हम लोग किससे फिक्स करेंगे, जेड इफेक्टिव से। और जब हम लोग ग्रुप में बात करेंगे एक वर्ग में, तो हम लोग किसको देखेंगे, परिरक्षण प्रभाव को, परिरक्षण गुणांक को। ठीक है, अगर किसी बच्चे ने 10th क्लास में, चलो हट गया था, लेकिन 10th क्लास में अगर आपने पढ़ा हो, किसी ने नहीं पढ़ा, कि ऊपर से नीचे आने पर परमाणुक त्रिज्या बढ़ जाती है, ऊपर से नीचे आने पर परमाणुक त्रिज्या बढ़ती जाती है। परमाणुक त्रिज्या मतलब एटॉमिक रेडियस बढ़ने का क्या मतलब, क्या रीजन है, क्योंकि यहां पर शेल बढ़ते जाते हैं, शेल बिल्कुल इस तरीके से कोश बढ़ते जाते हैं। तो बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन दूर जाता है नाभिक से, और जितना दूर जाएगा उतनी ज्यादा उसकी त्रिज्या बढ़ेगी, रेडियस बढ़ेगी। क्लियर? तो ये दोनों ध्यान रखना, इधर जेड इफेक्टिव, इधर स्क्रीनिंग इफेक्ट, इन दोनों से सारी प्रॉपर्टी हम लोग डिसाइड करेंगे बच्चों। क्लियर? चलो, हमारा जो टॉपिक चल रहा था, ये इसलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया क्योंकि कुछ बच्चों को डाउट्स आ रहे थे इनको। अब कैलकुलेशन करना मैं आपको बता चुका हूं। जेड इफेक्टिव की कैलकुलेशन इस तरीके से की जाती है, इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। जेड क्या होता है, एटॉमिक नंबर, वही डाल दो आप यहां पे। और सिग्मा की कैलकुलेशन में बता चुका हूं, जिसको भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है सिग्मा की कैलकुलेशन में, मुझे ऑफलाइन क्लास में पूछ सकता है, नो डाउट, कुछ भी नहीं बोलूंगा मैं। क्लियर? ओके, हम लोग चल रहे थे आयनाइजेशन एनर्जी पर। आयनाइजेशन एनर्जी में कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर चुके थे, है ना, कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर चुके थे। जैसे आपके पास में क्वेश्चन हम लोगों ने कल करवाया था कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होती है, पहली आयनन ऊर्जा का मान किसके लिए ज्यादा होता है, तो ऑक्सीजन के लिए ज्यादा होता है, सॉरी नाइट्रोजन के लिए ज्यादा होता है। लेकिन अगर हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड देखें तो किसके लिए ज्यादा होती है, ऑक्सीजन के लिए ज्यादा होती है नाइट्रोजन से। ऐसा इसलिए क्योंकि इनके जो सबसेल ऑर्बिटल्स हैं वो हाफ फिल्ड हो जाएंगे। हाफ फिल्ड ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल देन द पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल, मतलब अर्धपूरित कक्षक आंशिक पूरित कक्षकों से ज्यादा स्थायी होता है। सब बताया था मैंने कल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखवा लो। ठीक है, चलो अब देखो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं यहां पे। क्वेश्चन आपके पास में है, मान लीजिए आपके पास में आयनाइजेशन एनर्जी 1 दिया हुआ है, या फिर कोई ए है जिससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, और यहां पर आयनाइजेशन एनर्जी 1 दी हुई है 350 किलो जूल प्रति मोल, या इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, है ना। दूसरा यहां पर कोई बी है, बी प्लस एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, और यहां पर आयनाइजेशन एनर्जी का मान वैल्यू है 1500 किलो जूल पर मोल। अब दोनों एक जैसे हैं, और आपसे बोला जा रहा है कि बताओ यहां पे एनर्जी इतनी ज्यादा वेरी क्यों कर रही है ना, यहां पे इलेक्ट्रॉन इतना ज्यादा, मतलब इतनी ज्यादा एनर्जी का डिफरेंस क्यों हो रहा है। तो ऐसा इसलिए हो रहा होगा कि यहां पर जरूर कुछ ना कुछ स्टेबल चीजें आ रही होगी। ये जो बी है ये जरूर कोई ना कोई स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां पे रख रहा होगा, इस वजह से यहां पे इतनी वैल्यू आ रही होगी। क्लियर? इस टाइप के क्वेश्चंस दे रखे हैं आपके, वहां पे न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं आपको, जब शीट हम लोग देंगे तो आप वहां पे देखोगे। क्लियर? तो आयनन विभव जो है इसके अंदर ये है सारी चीजें। कल जनरल ट्रेंड हम लोगों ने बात करी ली थी। अब एक और चीज ध्यान रखना आप कि जैसे अगर मैं आयनाइजेशन एनर्जी की बात करूं और कुछ और अपवाद अगर देखना चाहूं एक्सेप्शनल, जैसे हम लोगों ने देखा था टी जरा हाफ, एटॉमिक रेडियस में हम लोगों ने देखा था कि इसकी एटॉमिक रेडियस लगभग इसके बराबर हो गई थी, किसकी वजह से, लेंथेनाइट संकुचन, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। लेकिन अगर मैं आयनाइजेशन एनर्जी की बात करूं, ये तो हम लोगों ने देखी थी किसके लिए, एटॉमिक रेडियस के लिए, परमाणुक त्रिज्या के लिए। लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी की बात करूं तो याद रखना
हाफ नियम की आयनाइजेशन एनर्जी जिरकोनियम से कम होती है। हाफ नियम की आयनाइजेशन एनर्जी जिरकोनियम से ज्यादा होती है। देखो ऊपर से नीचे आने पर टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है, तो क्या होना चाहिए कि आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए। मतलब 3D 4D 5D ये श्रेणी होती है भाई, है ना। 3D 4D 5D ये श्रेणी होती है डी में, डी ब्लॉक में। ये टाइटेनियम कहां से बिलोंग करता है? 3D से, ये 4D से और ये 5D से। तो होना क्या चाहिए कि ऊपर से नीचे आने पर आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए, क्योंकि दूरी बढ़ती जाती है, आकर्षण तोड़ने के लिए आयनाइजेशन एनर्जी कम देनी पड़ेगी, तो कम होनी चाहिए, इस तरीके से वैल्यू होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, यहां पर ऐसा नहीं होता। यहां पर किसकी वजह से ऐसा नहीं होता? लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइट संकुचन की वजह से। लेंथेनाइट संकुचन क्या करता है? 4f इलेक्ट्रॉन का दुर्बल परिरक्षण प्रभाव लगाता है, क्योंकि परिरक्षण जो होता है एस का सबसे ज्यादा, फिर पी का, फिर डी का और फिर एफ का। दुर्बल परिरक्षण प्रभाव की वजह से वहां पर जो रेडियस है वो छोटी हो जाती है। रेडियस छोटी हो जाती है तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, तो यहां पर उल्टा हो जाता है। क्लियर? तो ध्यान रखना हमेशा 5D वाले जितने भी तत्व हैं लगभग, उनकी आयनाइजेशन एनर्जी 4D से ज्यादा होती है, ये आपको याद रखना है। और ये क्यों होता है? ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइट संकुचन की वजह से। ठीक है? 5D सीरीज एलिमेंट हैज मोर आयनाइजेशन एनर्जी देन द 4D सीरीज एलिमेंट ड्यू टू द लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है? लेंथेनाइट संकुचन की वजह से 5D श्रेणी के जो तत्व हैं उनकी आयनाइजेशन एनर्जी 4D से ज्यादा होती है। और कहने का मतलब यह है कि हाफ नियम की जिरकोनियम से ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या देखा जाता है? लेंथेनाइट संकुचन। क्लियर? पढ़ा चुका हूं मैं पहले आपको, तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। ठीक है? और कोई क्वेश्चन बनते कल हम लोग कराते हैं इसमें। आज वो आपकी जेड इफेक्टिव और स्कैनिंग इफेक्ट की वजह से टाइम वेस्ट हो गया हमारा, लेकिन आप पढ़ते रहिए। अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आती एक बार में, तो लेक्चर को दोबारा देखो, नेट ही तो खत्म होगा साला, क्या होगा? क्लियर? एक बार में समझ नहीं आती, 2 बार देखो, क्योंकि आप लोगों ने ये 10th में लेक्चर, ये चैप्टर हट गया है तो नहीं पढ़ा है ना, और ये प्रॉपर्टीज तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसको दोबारा देखो ना, क्या फर्क पड़ रहा है उससे। क्लियर? तो आज के लिए इतना रखते हैं, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।